आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। काव्य प्रकाश के अंतर्गत चतुर्थ उल्लास का अध्ययन चल रहा है, जहां असंलक्ष्य व्यंग्य क्रम ध्वनि के अंतर्गत हम रस का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य भरत द्वारा नाट्यशास्त्र में दिए गए रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, इस सूत्र की व्याख्या के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में हमने आचार्य भट्ट लोल्लट के मत का विश्लेषण पढ़ा और आज हम दूसरे आचार्य शंकुक के मत को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था रस सूत्र की 4 व्याख्याएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और फिर अभिनव गुप्त पादाचार्य। तो लोल्लट मीमांसक थे, इसलिए उनके मीमांसक मत का हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया। आज हम आचार्य शंकुक के मत का अध्ययन करेंगे। ये नैयायिक थे, तो इन्होंने रस सूत्र की न्याय सम्मत व्याख्या की है। देखिए क्या कहते हैं। राम एव अयम अयमेव राम, राम एव अयम यह राम ही है, अयमेव राम यह ही राम है। इति इस प्रकार की। न रमो लिखा है, राम है यह। न रामो अयम इति उत्तर कालिके बाधे, यह राम नहीं है ऐसा उत्तर कालिके उत्तर काल में बाधे बाधा को प्राप्त होने पर रामो अयम इति यह राम है। रामः स्याद् वा न वा अयम इति, रामः स्याद् यह राम है, न वा अयम इति अथवा यह राम नहीं है। राम सदृशो अयम इति च, और यह राम के समान है। इस प्रकार से सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो विलक्षणया, सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य प्रतीतिभ्यो प्रतीतियों से विलक्षण या विलक्षण। चित्र तुर्गादि न्यायेन, चित्र में लिखित चित्रित तुरग आदि न्यायेन, तुरग आदि के अश्व आदि के घोड़े आदि के न्याय से, अर्थात चित्र में चित्रित घोड़े के न्याय से रामो अयम इति यह राम ही है ऐसी प्रतिपत्त्या ग्राह्य नटे, नट में ऐसी प्रतिपत्ति के होने पर। एक बार पुनः देखिए, यहाँ पर जो 4 उदाहरण पहले कहे गए हैं, उन चारों का नाम दिया गया है। 4 प्रकार के ज्ञान या 4 प्रकार की प्रतीति होती है। सम्यक प्रतीति, मिथ्या प्रतीति, संशय प्रतीति, सादृश्य प्रतीति। उन चारों को 4 उदाहरणों के माध्यम से कहा गया है। राम एव अयम अयमेव राम इति, राम एव अयम यह राम ही है और अयमेव राम यही राम है ऐसी सम्यक प्रतीति। किसके प्रति? नट के प्रति। जिस नट के द्वारा अभिनय किया जा रहा है राम का, जो देखने वाला है प्रेक्षक, जिसे हम सहृदय कहते हैं, सामाजिक कहते हैं, उस प्रेक्षक को राम रूप धारण किए हुए नट में 4 प्रकार की प्रतीति हो सकती हैं। पहली सम्यक प्रतीति कि यह राम है, यही राम है। दूसरी प्रतीति मिथ्या प्रतीति, न रामो अयम इति उत्तर कालिके बाधे रामो अयम इति। पहले यह प्रतीति होना कि यह राम नहीं है और उसका बाध होने पर दूसरे पश्चातवर्ती काल में यह अनुभव होना, यह प्रतीति होना कि यही राम है, यह मिथ्या प्रतीति है। रामः स्याद् वा न वा अयम इति, यह राम है अथवा नहीं है ऐसी संशय प्रतीति। और राम सदृशो अयम इति, नट को देखकर यह अनुभव करना कि यह राम का जैसा है, यह सादृश्य प्रतीति होती है। तो इन सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतियों से विलक्षण या विलक्षण ही। कैसी प्रतीति? चित्र तुर्गादि न्यायेन, चित्र में लिखित अश्व के न्याय से रामो अयम इति यह राम है ऐसी जो प्रतीति नटे ग्राह्य नट में होती है, उसके ग्रहण किए जाने पर।
अब 2 उदाहरण दिए हैं यहाँ। सेयं ममांगेषु सुधारसच्छटा सुपूर कर्पूर शलाकिका दृशो मनोरथ श्रीर्मनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचन गोचर गताम गताम। 2 बार लिखा हुआ है, एक ही बार है। लोचन गोचर गता, लोचन गोचरम गता। सेयं ममांगेषु, सा इयं यह वही, मम अंगेषु मेरे अंगों पर, सुधा रसच्छटा सुधा अमृत की रस की छटा, सुपूर कर्पूर शलाकिका दृशो दृष्टि के लिए सुंदर कर्पूर की शलाका, मनोरथ श्रीर मनसः शरीरिणी मनसः मन के लिए, शरीरिणी शरीर को धारण करने वाली, साक्षात अर्थात साक्षात, मनोरथ श्री प्राणेश्वरी प्राणप्रिया, लोचन गोचरम गता लोचन नेत्रों की, गोचरम गोचरता को, गता प्राप्त हुई है अर्थात मेरे दृष्टि पथ में आई है। यह श्रृंगार रस के संभोग श्रृंगार का उदाहरण है, संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। किसी नायिका को देखकर किसी नायक का विचार कि यह मेरी प्राणेश्वरी जो है यह मेरे दृष्टि पथ में आई है, और यह प्राणेश्वरी कैसी है, अंगों पर अमृत की छटा के समान, दृष्टि के लिए कपूर की शीतल शलाका के समान, साक्षात मन के लिए साक्षात मनोरथ ने जैसे प्राण धारण शरीर धारण कर लिया हो, ऐसी है प्राणेश्वरी मुझे लोचन गोचर हुई है। दूसरा उदाहरण देखिए। दैवाद अहम अद्य, दैवाद भाग्य से, दैववश, अद्य आज, तया चपलायत नेत्रया उस चपल चंचल और आयत विशाल नेत्रया नेत्रों वाली प्रियतमा से वियुक्तश्च वियुक्त हो गया हूँ। अविरल विलोल जलदः कालः समुपागतश्च अयम च, और अयम यह, अविरल सर्वत्र, विलोल घूमने वाले, जलदः कालः मेघों का काल, समुपागतश्च आ गया है अर्थात आज ही मैं उस चंचल और दीर्घ नेत्रों वाली प्रियतमा से वियुक्त हुआ हूँ, और आज से ही यह सघन मेघों का या वर्षा का काल आ गया है। और यह पता है आपको कि विरही जनों के लिए जो पावस ऋतु होती है, वर्षा काल होता है, वह अत्यंत कष्टदायी होता है, ऐसा कवि संसार में प्रचलित है। तो यह विप्रलंभ श्रृंगार का उदाहरण हुआ। 2 उदाहरण दिए, अर्थात नट जब अभिनय कर रहा है तो वह अपने अभिनय से संयोग श्रृंगार के जो भाव हैं उनको भी अभिव्यक्त करता है, और वियोग श्रृंगार के किसी भी प्रकार के या किसी भी रस के भावों को वह अपने अभिनय से अभिव्यक्त करता है। और तब उस नट में 4 प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं, सम्यक, मिथ्या, संशय और सादृश्य। किंतु उन चारों प्रकार के ज्ञान से भिन्न चित्र तुरग न्याय से नट में मूल पात्र की अनुभूति या प्रतीति होती है। इत्यादि काव्यानुसंधान बलात्, इत्यादि इस प्रकार से काव्य के अनुसंधान के बल से, और शिक्षा अभ्यास निवर्तित, शिक्षा के अभ्यास से, जो अभिनय की शिक्षा प्राप्त हुई है उस शिक्षा के अभ्यास से निवर्तित स्वकार्य प्रकटनेन, अपने कार्य या अपने अभिनय के द्वारा प्रकटनेन प्रकट करते हुए, नटेनैव प्रकाशितै नट के द्वारा प्रकाशित, कारण कार्य सहकारी भी कृत्रिमयपि, कृत्रिम होते, कृत्रिम कारण कार्य और सहकारी के द्वारा, तथा उस प्रकार से अनभिमन्यमानैर्विभावादि शब्द व्यपदेश्यै, अनभिमन्यमानै उस प्रकार से अनभिमन्यमान जो वैसे नहीं समझे जाते, अर्थात कृत्रिमयपि कृत्रिम होने पर भी, अनभिमन्यमानै कृत्रिम न प्रतीत होते हुए, विभावादि शब्द व्यपदेश्यै विभावादि शब्दों से कहे गए, कारण कार्य सहकारी जो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी शब्दों से व्यपदेश्य होते हैं, कहे जाते हैं, ऐसे संयोगात, संयोग पद का तात्पर्य गम्य गमक भाव रूपात, गम्य गमक भाव रूप संबंध से अनुमीयमानो अपि
अनुमान का विषय होता हुआ भी वस्तु सौंदर्य बलात् कथा वस्तु के सौंदर्य के बल से रसनीयत्वेन अन्य अनुमीयमान विलक्षणः रस के रूप में अनुभूत होता हुआ अन्य सभी अनुमीयमान वस्तुओं से विलक्षण स्थायित्वेन स्थायी भाव के द्वारा संभाव्यमानो रत्यादि भाव संभावित होता हुआ रत्यादि भाव तत्र असन्नपि वहाँ न होते हुए भी नट में न होते हुए भी सामाजिकानाम वासनया सामाजिकों की वासना से चर्व्यमाणो रस चर्व्यमाण होता हुआ आस्वादित होता हुआ आस्वाद्यमान होकर रस इति रस कहलाता है, ऐसा श्री शंकुक का मत है, आचार्य शंकुक का मत है। एक बार पुनः इसका अनुवाद देखिए। रामेवयम अयमेव राम, यह राम है, यही राम है, ऐसी सम्यक प्रतीति। न रामो अयम इति, यह राम नहीं है, और उत्तरकाली के उत्तर काल में बाधा होने पर रामो अयम इति, यही राम है, ऐसी मिथ्या प्रतीति। रामः स्याद् वा न वा अयम इति, यह राम है अथवा नहीं है, ऐसी सादृश्य प्रतीति। और राम सदृशो अयम इति, यह राम का जैसा है, रामः स्याद् वा न वा अयमिति, यह राम है अथवा नहीं है, ऐसी संशय प्रतीति। और राम सदृशो अयमिति च, यह राम के समान है, ऐसी सादृश्य प्रतीतियों से विलक्षण या विलक्षण ही चित्रतुर्गादि न्यायेन चित्रलिखित अश्व के न्याय से रामो अयमिति, यह राम है, ऐसी नटे नट में प्रतिपत्त्याग्राह्य प्रतिपत्ति के प्रतीति के होने पर संभोग श्रृंगार का उदाहरण और विप्रलंभ श्रृंगार का उदाहरण इस प्रकार का अभिनय किया जाता हुआ इत्यादि काव्यानुसंधान बलात् काव्य के अनुसंधान के बल से और शिक्षा अभ्यास निवर्तित शिक्षा के अभ्यास से संपादित स्वकार्य प्रकटनेन अपने कार्य अर्थात अपने नाट्य कार्य से प्रकट अपने अभिनय के द्वारा प्रकट नटेनैव प्रकाशितै नट के द्वारा ही प्रकाशित कारण कार्य सहकारी भी कृत्रिमयपि कृत्रिम कारण कार्य और सहकारी के द्वारा तथा उस प्रकार से अनभिमन्यमानै वैसे अनुभव न होते हुए अर्थात कृत्रिम अनुभव न होते हुए विभावादि शब्द व्यपदेश्य विभावादि शब्दों से कथित संयोगाद पद का तात्पर्य गम्य गमक भाव रूपाद गम्य गमक भाव रूप संबंध से अनुमीयमानो अपि अनुमान का विषय होता हुआ भी वस्तु सौंदर्य बलात् तथा वस्तु के सौंदर्य के बल से रसनीयत्वेन अन्य अनुमीयमान विलक्षणः रस के रूप में अनुभव होता हुआ अन्य सभी अनुमान के योग्य वस्तुओं से विलक्षण स्थायित्वेन स्थायी भावों के द्वारा संभाव्यमानो संभावित होता हुआ रत्यादि भाव रति आदि भाव तत्र असन्नपि वहाँ न होने पर भी सामाजिकानाम वासनया सामाजिकों की वासना के द्वारा चर्व्यमाणो रस इति शंकुकः आस्वाद्यमान होता हुआ रस होता है या रस आस्वाद्यमान होता है इति श्री शंकुकः ऐसा आचार्य शंकुक का मत है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहली बात, आचार्य शंकुक नैयायिक थे। न्याय दर्शन की अपनी एक शैली है, अपनी एक प्रक्रिया है, तो आचार्य शंकुक उसी प्रक्रिया उसी शैली के आचार्य हैं। एतदर्थ ये न्याय दर्शन पर आधारित मत कहलाता है। दूसरी बात, न्याय दर्शन में प्रमाणों पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है और उसमें भी अनुमान प्रमाण सर्वाधिक विस्तार से विश्लेषित है, अर्थात अनुमान प्रमाण को वहाँ बहुत विस्तार से कहा गया है। आपने
स्नातक तृतीय वर्ष में तर्क संग्रह पढ़ी है और उस तक तर्क संग्रह में आपने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन 4 प्रमाणों का अध्ययन किया है। तो वहां पर भी आप देखिएगा सबसे अधिक विश्लेषण जो है वह अनुमान प्रमाण का किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि न्याय दर्शन में अनुमान बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए उन्होंने उसका विस्तार से विश्लेषण किया। आचार्य शंकु क्योंकि न्यायिक थे, इसलिए उन्होंने अनुमान प्रमाण जो था उसी के आधार पर उन्होंने संपूर्ण रस सूत्र की सिद्धि दी है। इसीलिए इस वाद को या आचार्य शंकुक के मत को रसानुमितिवाद कहा जाता है। अब देखें, भरत के रस सूत्र में 2 पद हैं जिनकी सभी आचार्यों ने व्याख्या की है। हमने पिछले व्याख्यान में भी पढ़ा। वहां पर संयोगात पद का भट्ट लोल्लट ने 3 प्रकार से अर्थ किया: उत्पाद्योत्पादक भाव संबंध, गम्य गमक भाव संबंध और पोष्य पोषक भाव संबंध। वह समस्त उत्पत्ति के संदर्भ से था। जैसे कोई बीज धरती में अंदर ही उत्पन्न हो तो वह विभाव और रत्यादि स्थायी भाव का संयोग होकर रस की उत्पत्ति हुई। गम्य गमक भाव से जब वह निकलकर फूटकर धरती के बाहर दिखाई देता है, ऐसा जो भाव है वह अनुभाव से संपादित होता है। और तृतीय है पोष्य पोषक भाव संबंध से, जब वह अंकुर वृद्धि को प्राप्त होता है और दृष्टि का विषय बनता है तो वह पोष्य पोषक भाव संबंध से उपचित होता है। ऐसा भट्ट लोल्लट ने उत्पत्तिवाद के आधार पर मत दिया। यहाँ संयोगाद पद का अर्थ है अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध, या हम उसे कहें गम्य गमक भाव संबंध या कहें साध्य साधक भाव संबंध। तो संयोगाद पद का अर्थ हुआ कि रस जो है वह अनुमाप्य है और जो विभावादि हैं वे उसके अनुमापक हैं। रस गम्य है और विभावादि उसके गमक हैं, या रस साध्य है और विभावादि उसके साधक हैं। यह संयोगाद पद का अर्थ किया आचार्य शंकुक ने। और निष्पत्ति पद का अर्थ दिया उन्होंने अनुमिति। रस की निष्पत्ति होती है अर्थात रस की अनुमिति होती है। तो इस आधार पर हम यदि आचार्य शंकुक के मत का सारांश कहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे कोहरे से आच्छन्न प्रदेश में धूम की भ्रांति होने पर या धूम दिखाई देने पर धुएं के साथ नियम से रहने वाली अग्नि का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार से नट द्वारा अपने कौशल से ये विभावादि मेरे हैं कृत्रिम होते हुए भी इस प्रकार से जो अभिनय किया जाता है, प्रकट किया जाता है, उससे अविद्यमान विभाव आदि से रति आदि का सामाजिक के द्वारा आस्वादन कर लिया जाता है और यही आस्वादन रस कहलाता है। यह रसानुमितिवाद हुआ। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हम समझ लें। लोक में 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं। सबसे पहले सम्यक ज्ञान होता है, किसी वस्तु को देखकर उसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाना कि यह वस्तु ऐसी है, यह सम्यक ज्ञान कहलाता है। जैसे राम रूप धारण किए हुए नट को देखकर यदि यह ज्ञान हो, नट को देखकर नट की बात ना करें हम, जैसे राम के विषय में या नट के विषय में राम की अनुभूति हो कि यह राम है, यही राम है, यदि ऐसी अनुभूति होगी तो यह सम्यक ज्ञान कहलाएगा। दूसरी प्रतीति मिथ्या ज्ञान होती है, जिसमें हमें एक बार यह लगता है कि यह वस्तु ऐसी है या ऐसी नहीं है और उसके बाद उत्तर काल में अनुभव होता है कि यह वस्तु ऐसी है। जैसे नट को देखकर अनुभव हो कि यह राम नहीं है और फिर बाद में उसका अभिनय देखकर हमें लगे कि यही राम है, यह कहलाएगी मिथ्या प्रतीति। तीसरी प्रतीति या ज्ञान है संशय ज्ञान, कि उसे देखकर निरंतर यह आभास होता रहे कि ये राम है अथवा नहीं है, तो यह संशय बना रहे, तो यह संशय ज्ञान कहलाएगा। और चौथा है सादृश्य ज्ञान, जिसमें सामाजिक यह जानता है कि यह नट है, राम नहीं है, लेकिन वह यह मानता है कि यह राम के समान है, यह हो गया सादृश्य ज्ञान। लेकिन
जब सामाजिक उस अभिनय को देख रहा है तो उस समय उसे न तो सम्यक ज्ञान होता है, न मिथ्या ज्ञान होता है, न संशय ज्ञान होता है और न ही सादृश्य ज्ञान होता है, अपितु उससे विलक्षण ज्ञान होता है। और वह ज्ञान है, वह प्रतीति है चित्रतुर्गादि न्याय। यह क्या है? मान लीजिए चित्र में कोई घोड़ा बना हुआ है। अब वह घोड़ा सत्य भी है और असत्य भी है, सत्य भी है और मिथ्या भी है। वह घोड़ा है, यह देखने वाले को पता है, लेकिन वह वास्तविक जीवित यथार्थ घोड़ा नहीं है, यह भी पता है। अब यह जो प्रतीति है, यह न सम्यक है, न मिथ्या है, न संशय है, न सादृश्य है, अपितु उससे विलक्षण ही है। जहाँ है भी और नहीं भी, यह चित्रतुर्गादि न्याय कहलाता है। ऐसा ही विवरण दश रूपक कार के द्वारा धनंजय के द्वारा दिया गया दश रूपक में, जहां उन्होंने कहा कि जैसे बालक मृण्मय द्विरद के साथ खेलता हुआ, मिट्टी के हाथी के साथ खेलता हुआ अपनी ही अनुभूति का भोग करता है, आस्वादन करता है, यह ऐसा ही भाव है। मिट्टी के हाथी से खेलते समय बच्चा उसे न तो सत्य मानता है और न ही मिथ्या मानता है, लेकिन अपनी भावनाओं को उसके साथ जोड़ता हुआ उन भावनाओं का ही वह आनंद लेता है। कुछ कुछ ऐसा ही चित्रतुरग न्याय है। चित्रलिखित घोड़ा न सत्य है न असत्य है, किंतु वह उस जो विलक्षण प्रतीति है उसका यहाँ नट के द्वारा सामाजिक को अनुभव होता है। चित्रतुरग न्याय से नट में सामाजिक को ऐसी ही प्रतीति होती है। अब नट जो है वह राम बनकर या राम का रूप धारण करता हुआ राम के विभावों का अभिनय करता है। अब क्योंकि वे राम के विभाव नहीं है, राम के अनुभाव नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है, तो नट कृत्रिम विभाव आदि का वहां अभिनय करता है। और अभिनय किस आधार पर करता है? काव्य के अनुसंधान से और अपनी शिक्षा के अभ्यास से। यहाँ पर दो तथ्य समाहित हुए, एक काव्य का अनुसंधान और दूसरा शिक्षा का अभ्यास। काव्य का अनुसंधान यह कहाँ से आया? वस्तुतः नट अभिनय कर रहा है किसी कवि के लिखे हुए संवादों का, किसी कवि के लिखे हुए भावों का। तो वो जो काव्य है उस काव्य को नट ने अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है। तो यहाँ पर देखिए एक और आयाम सम्मिलित हो गया है, कवि के पात्र। तो वह कृत्रिम होने पर भी काव्य के अभ्यास के बल से और अपनी शिक्षा जो उसने प्राप्त की है अभिनय की, उसके अभ्यास के बल से या उसके अभ्यास के आधार पर वह अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। वे कृत्रिम भाव हैं क्योंकि नट के स्वयं के विभाव नहीं है, विभाव अनुभाव आदि नहीं है, तो कृत्रिम है। लेकिन वह काव्य अनुसंधान और अपनी शिक्षा के अभ्यास से उन्हें इतनी अच्छी प्रकार से अभिनय करता है कि सामाजिक उन्हें सत्य मान लेता है, या यूं कहें कि वे कृत्रिम होने पर भी सत्य होने की प्रतीति देते हैं। तब अनुमाप्य अनुमापक संबंध से सामाजिक अपनी ही वासना से, अपनी ही वासना का तात्पर्य है यहाँ पर अपनी इच्छा से या अपने अंदर जो संस्कार है उसके माध्यम से जो रति आदि भाव वहाँ पर विद्यमान नहीं है, उन अविद्यमान रत्यादि भावों का भी अनुमाप्य अनुमापक संबंध से अनुमान कर लेता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रस न तो नट में है न सामाजिक में है। नट में क्यों नहीं है? क्योंकि नट के अपने विभाव अनुभाव नहीं है। वह तो जिस राम पात्र का कवि ने निबद्ध किया है, कवि ने वर्णन किया है, वह उनका अभिनय कर रहा है। तो वह कवि निबद्ध पात्र के विभाव अनुभाव आदि हैं, नट के स्वयं के विभाव अनुभाव नहीं है। और अनुकार्य तो वहाँ उपस्थित है ही नहीं, और न ही रस सामाजिक में है। सामाजिक तो उस रस का अनुमान कर रहा है। तो वस्तुतः आचार्य शंकुक के मतानुसार भी रस अनुकार्य में हुआ, वह नट में भी नहीं है और सामाजिक में भी नहीं है। फिर आती है अनुमिति की प्रक्रिया।
यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। जैसे धुएं से अग्नि का अनुमान होता है, वैसे ही नट के कौशल से रति आदि का अनुमान सामाजिक के द्वारा कर लिया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है कि जहाँ विभाव आदि हैं वहाँ रस होगा ही, यह अनुमान की प्रक्रिया है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ विभाव है वहाँ वहाँ रस है, सामाजिक ऐसा अनुमान करता है। उसी नट में अनुमीयमान रस का सामाजिक अपनी वासना अर्थात इच्छा से आस्वादन करता है, यही रस की प्रक्रिया है। अनुमाप्य अनुमापक या साध्य साधक संबंध हम कहें तो साध्य अग्नि है, साधक धुआं है, साध्य रस है और साधक विभाव आदि हैं। तो विभाव आदि के होने पर रत्यादि भाव होंगे ही, इस व्याप्ति संबंध से रस का अनुमान होता है। अब इस संपूर्ण प्रक्रिया में रस का आस्वादन कैसे होगा? रस यहाँ अनुमेय है, विभाव आदि उसके साधन हैं और जो सहृदय सामाजिक है वह उसका अनुमिति करता होगा। ठीक है, यह रस सिद्धांत है आचार्य शंकुक द्वारा प्रदत्त। एक बार संक्षेप में हम उसे देखें तो नट जब राम का अभिनय कर रहा है तो सामाजिक उस नट में न तो मिथ्या प्रतीति करता है, न सम्यक प्रतीति करता है, न संशय प्रतीति करता है और न ही सादृश्य प्रतीति करता है, अपितु वह चित्र तुरग न्याय प्रतीति से युक्त होता है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जो नट है वह मूल अनुकार्य का अभिनय नहीं कर रहा है, वह कवि निबद्ध पात्रों का अभिनय कर रहा है। तीसरा बिंदु, जो नट है वह अपने काव्य के अनुसंधान के बल से और शिक्षा के अभ्यास से कृत्रिम भावों का अभिनय करता है, किंतु इतनी सुंदरता से अभिनय करता है कि वे कृत्रिम होते हुए भी कृत्रिम प्रतीत नहीं होते। रस अनुकार्य में है, न नट में है, न सामाजिक में है, किंतु सामाजिक अनुमान की प्रक्रिया से कि जहाँ जहाँ विभाव आदि हैं वहाँ वहाँ रस होगा ही, ऐसा अनुमाप्य अनुमापक संबंध से या साध्य साधक संबंध से रस की अनुमिति करता है और इस प्रकार वह अपनी ही वासना के द्वारा रस का आस्वादन करता है। यह आचार्य शंकुक द्वारा रसानुमिति की बात कही गई या कहें रस सूत्र की यह व्याख्या दी गई। अब इस वाद की विशेषताएं क्या हैं, हम इसे देखें। रामादि कवि के अनुकार्य हैं। देखिए यहाँ पर एक सोपान अतिरिक्त हो गया है। भट्ट लोल्लट ने कहा रस अनुकार्य राम में है, जो नट है वह राम का अनुकरण कर रहा है, तो वहाँ अनुकार्य है, उसके बाद सीधा अनुकरण करता है और उसके बाद सामाजिक है जिस रस की अनुभूति हो रही है। तो रस अनुकार्य में है, अनुकर्ता और सामाजिक में नहीं है। बात शंकुक ने भी यही कही है, रस अनुकार्य में है, नट और सामाजिक में नहीं है। किंतु यहाँ एक अतिरिक्त सोपान आ गया है। अनुकार्य जो मूल पात्र है उसको कवि ने अनुभव किया और कवि ने उस अनुभूति को अपने शब्दों में कहा, और जो नट है वह मूल अनुकार्य पात्र का अभिनय न करते हुए कवि निबद्ध पात्र का अनुभव करता हुआ उसका अभिनय कर रहा है। तो यहाँ पर कवि एक तरह से शामिल हो गया है, सम्मिलित हो गया है। 3 सोपान हो गए, अनुकार्य, कवि निबद्ध पात्र, फिर नट और अंततः सामाजिक जिसे अनुभूति हो रही है। तो यहाँ राम आदि जो मूल पात्र हैं वे कवि के अनुकार्य होते हैं और कवि निबद्ध पात्र है वह नट के लिए अनुकार्य होता है। तो यहाँ कवि कर्म को भी स्थान प्राप्त हुआ और हम ये कह सकते हैं कि आचार्य शंकुक ने भरत के मंतव्य को अधिक स्पष्टता से समझा है। याद कीजिए पिछले व्याख्यान में मैंने आपको आचार्य भरत के मत के कतिपय बिंदु बताए थे और वहाँ पर मैंने बताया था आपको संस्कृतम अन्नम भुंजाना हर्षादींश्च गच्छन्ति कि कवि जो
प्रकृति से सीधे ग्राह्य नहीं है। उस जो पदार्थ है उसमें मानव प्रयत्न शामिल है। मानव प्रयत्न के माध्यम से उसे व्यंजन में परिवर्तित करते हुए आस्वादन किया जाता है। यही बात यहाँ रस के संदर्भ में है कि सीधे अनुकार्य के भाव ग्राह्य नहीं है, अपितु उसमें मानव प्रयत्न आवश्यक है। वह मानव प्रयत्न है कवि का कर्म। उस कवि के कर्म को वहाँ सम्मिलित करते हुए कवि निबद्ध पात्र के जो भाव हैं वे क्योंकि शब्दों के माध्यम से स्पष्टतः प्राप्त हैं, तो नट उस मानव प्रयत्न को उसमें सम्मिलित करता है, ग्रहण करता है और तब वह अभिनय करता है कवि निबद्ध पात्र का। तो यहाँ आचार्य भरत ने जो कहा कि मानव प्रयत्न आवश्यक है, वह मानव प्रयत्न अर्थात कवि कर्म रसानुभूति में सम्मिलित हो गया है। तो मूलतः अनुकार्य, अनुकर्ता और सामाजिक की प्रक्रिया में कवि कर्म भी सम्मिलित हो गया है और वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो अभिनय देख रहे हैं, वह मूलतः कवि का ही कर्म है। राम के सीधे सीधे विभावादि नहीं है। हम जिसे देख समझ अनुभूत कर रहे हैं वह वस्तुतः कवि के शब्द हैं, कवि के भाव हैं। तो यहाँ पर आचार्य शंकुक जो है वे भरत के मत को अधिक स्पष्टता से ग्रहण करते हैं। यह इस वाद की विशिष्टता हुई। फिर दूसरी बात, अनुकरणात्मकता, अनुभावों का अनुकरण। नट अपनी शिक्षा से करता है और व्यभिचारी आदि जो भाव हैं उनका अनुकरण वह अपने अनुभव से करता है। अर्थात कवि का कर्म और अपना अनुभव वो दोनों उसमें सम्मिलित करता है, तो दोनों मानव प्रयत्न वहाँ सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि हैं वे कृत्रिम होकर भी सत्य प्रतीत होते हैं। यह अनुकरणात्मकता इस वाद की दूसरी विशिष्टता है। यहाँ अनुमान परोक्ष न होकर प्रत्यक्ष है और आस्वाद्य है। यदि परोक्ष होगा तो वह अनुभूति का विषय नहीं बनेगा। तो नट ने जो उसमें अपना अभ्यास, शिक्षा का अभ्यास सम्मिलित किया है, उससे वह कृत्रिम न होकर या कृत्रिम होकर भी सत्य से प्रतीत होते हैं और रस परोक्ष न होकर प्रत्यक्ष और आस्वाद्य बन जाता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि शंकुक अधिक व्यक्तिपरक हैं। आचार्य भट्टलोल्लट अधिक यथार्थवादी थे और वस्तुपरक थे, लेकिन आचार्य शंकुक इस दृष्टि से अधिक व्यक्तिपरक हैं क्योंकि उन्होंने कवि कर्म और उन्होंने नट के कर्म दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया और रस की जो व्याख्या थी वह सामाजिक और नट दोनों में कहीं कहीं किंचित किंचित की है, तो वे अधिक व्यक्तिपरक हो जाते हैं। और यहीं से हम कहें तो रस का दार्शनिक विवेचन भी प्रारंभ होता है। क्योंकि यहाँ पर आचार्य शंकुक ने इसके किंचित स्वरूप का भी परिचय दिया है, थोड़ा सा कहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से इन शब्दों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि रस का दार्शनिक विवेचन प्रारंभ होता है। उन्होंने कहा, वस्तु सौंदर्य बलाद रसनीयत्वेन, कथा वस्तु के सौंदर्य के बल से रसनीयता को प्राप्त होते हैं विभाव आदि। और दूसरा कहा, अन्य अनुमीयमान विलक्षण, अन्य सभी अनुमान के योग्य वस्तुओं से यह जो अनुमान है रस के संदर्भ में, यह विलक्षण होता है। तो रस के स्वरूप को भी कुछ दर्शन की ओर या उसके दार्शनिक स्वरूप की ओर यहाँ आचार्य शंकुक ने मोड़ दिया है, जिसे और अधिक दार्शनिक बनाया भट्टनायक ने और उसके पश्चात अभिनवगुप्त ने। तो यहाँ से रस की दर्शन के साथ सम्मिलित होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और हम ये भी कह सकते हैं कि रस के स्वरूप पर प्रकाश डालने का कार्य भी यहीं से होता है। भट्टलोल्लट ने सिर्फ रस की अनुभूति का विषय कहा, रस का स्वरूप क्या है यह नहीं कहा। लेकिन यहाँ आचार्य शंकुक कह रहे हैं वह अन्य सभी अनुमीयमान वस्तुओं से विलक्षण है, अर्थात किंचित अलौकिकता, कुछ भिन्नता इस रस की अनुभूति के प्रसंग में है। तो यहाँ से रस का दार्शनिक विवेचन प्रारंभ होता है। ये 3 या 4 विशेषताएं आचार्य शंकुक के इस मत की हैं। अब हम इसके दोष और इसकी जो सीमाएं हैं उन पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहली बात, नट और सामाजिक में रस की अनुपस्थिति है।
आचार्य शंकुक ने भी रस अनुकार्य में माना है, और जो दोष भट्ट लोल्लट के मत में है वे दोष आचार्य शंकुक के मत में भी स्वीकार किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंततः जो सिद्धि होगी वह यह होगी कि रस सहृदय सामाजिक में होता है, न अनुकार्य में और न ही अनुकर्ता में। तो यहाँ यह दोष है कि नट और सामाजिक में रस की अनुपस्थिति कही गई है। दूसरी बात, कृत्रिमता। कहा गया कि कृत्रिम होने पर भी नट अपने कौशल से उन्हें कृत्रिम नहीं रहने देता, सत्य सा बना देता है। लेकिन कृत्रिमता कभी भी रसानुभूति के योग्य नहीं हो सकती। जो वास्तविक है, सत्य है, यथार्थ है, वही रसानुभूति के योग्य होगा। तो कृत्रिमता से रसानुभूति का भोग, रसानुभूति संभव नहीं। फिर तीसरी सीमा है इसकी, अनुमानजन्य होना। अनुमानजन्य ज्ञान सदैव ही परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह स्पष्टतः प्रत्यक्ष रूप से कभी भी दिखाई नहीं देता। जो कहा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, तो वहाँ धुआं तो प्रत्यक्ष है, लेकिन अग्नि वहाँ परोक्ष ही रहेगी, वह केवल अनुमान का विषय बनेगी। तो अनुमान जन्य ज्ञान में जो अनुमिति है वह परोक्ष होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती। लेकिन रस की अनुभूति के प्रसंग में यदि हम देखें तो रस सदैव प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष नहीं होता। रस का अनुभव करता सदैव यह अनुभव करता है, रसम अहम साक्षात करोमि, कि मैं रस का साक्षात अनुभव कर रहा हूँ। तो वहाँ जो अनुभव है वह प्रत्यक्ष हो रहा है, परोक्ष नहीं हो रहा। तो जो अनुमिति जो सदैव ही परोक्ष होती है, वह अनुमिति रस के संदर्भ में अप्रासंगिक हो जाती है, या हम कहें कि वह संभव ही नहीं है, क्योंकि रस प्रत्यक्ष है और अनुमिति सदैव ही परोक्ष है। फिर इसके अगला जो बिंदु है या अगला जो दोष है वो हम कह सकते हैं कि यदि सहृदय को यह ज्ञान हो जाए कि रामादि विभाव सत्य नहीं है, तो जो अनुमिति है वह संभव ही नहीं होगी। नट को देखकर जब वह जान लेता है या धारणा कर लेता है कि नट राम नहीं है, तो जब ऐसी अनुभूति सहृदय को हो जाती है, तो उस अनुभूति से जो उत्पन्न हो रहा है रस या अनुमिति, वह भी संभव नहीं होगी। फिर इसके बाद हम अंतिम सीमा जो इसकी कह सकते हैं वो ये है कि अनुमान की प्रक्रिया बहुत विस्तृत है। अनुमान में जो प्रेक्षक है वह पहले साधक को देख रहा है और फिर उससे साध्य की कल्पना कर रहा है। तो वह प्रक्रिया जो है वह अपना एक समय लेती है और तब वह उसे अनुमित करता है कि धुआं है तो अग्नि होनी चाहिए, तो यहाँ पर अग्नि है। लेकिन रस की अनुभूति के प्रसंग में हम ऐसा अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि आचार्य मम्मट ने या धनंजय ने तो रस को असंलक्ष्य व्यंग्य क्रम ध्वनि कहा है, जहाँ पर क्रम होने पर भी दिखाई नहीं देता, अर्थात संपूर्ण प्रक्रिया इतनी शीघ्रता से संपन्न होती है कि वह प्रक्रिया लक्षित ही नहीं होती। तो जो असंलक्ष्य व्यंग्य क्रम है वहाँ पर अनुमान की विस्तृत प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए रस को अनुमिति के योग्य या रस को अनुमेय बनाना या बताना किसी भी दृष्टि से क्या कहते हैं, सत्य नहीं कहा जा सकता, या किसी भी दृष्टि से बहुत अधिक स्वीकार्य भाव नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आचार्य शंकुक का जो मत है वह रस की अनुभूति के प्रसंग को व्याख्यायित तो करता है, किंतु जो अनुभूतिगत सत्य है उस सत्य के बहुत अधिक निकट नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि रस तो असंलक्ष्य व्यंग्य क्रम है और शीघ्रता से अनुभूत होता है। जैसे ही विभाव अनुभाव आदि का सामाजिक गत रति आदि स्थायी भावों के साथ संबंध होता है, वैसे ही रस की अनुभूति होने लगती है। जबकि अनुमान की प्रक्रिया बड़ी है, विशाल है। वहाँ पंचावयव अनुमान कहा गया है, 5 वाक्यों के द्वारा अनुमान की प्रक्रिया निष्पन्न होती है। तो उतनी विस्तृत प्रक्रिया रस के संदर्भ में नहीं होती है। इसलिए जो अनुभूत सत्य है उसका इस व्याख्या के साथ बहुत अधिक संबंध स्थापित नहीं हो पाता। यह इस दोष की सीमा है। तो यह आचार्य शंकुक की व्याख्या थी। हम भट्ट लोल्लट की व्याख्या पढ़ चुके हैं उत्पत्तिवाद, और शंकुक की व्याख्या पढ़ चुके हैं अनुमितिवाद।
अगले व्याख्यान में हम भट्ट नायक के मत को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।